तो इतिहास की परिभाषा से शुरू करते हैं क्लास को। परिभाषा: प्रामाणिक स्रोतों पर आधारित अतीत के क्रमबद्ध ज्ञान को इतिहास कहते हैं। प्रामाणिक स्रोत क्या क्या होंगे? तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स अर्थात स्थापत्य कला, इसके अलावा लिटरेरी सोर्स अर्थात साहित्य में हम हमारे वेद जो अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद हैं उनको देख सकते हैं। इसके अलावा कॉइन यानी सिक्के, इन तीनों के आधार पे जो अतीत का क्रमबद्ध ज्ञान है वही इतिहास कहलाता है। अर्थात आप चाहें कि आपके और हमारे जीवन की किसी घटना को हम इतिहास कह दें तो उसके लिए जरूरी होगा कि वो प्रामाणिक स्रोतों पर आधारित हो और उसका क्रमबद्ध ज्ञान हो, तभी वो चीज इतिहास में लिखी जाएगी, पढ़ी जाएगी, उसे इतिहास कहा जाएगा। अब हम बात करते हैं इतिहास के जनक। तो हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है, हेरोडोटस को। और भारतीय इतिहास का जनक मेगास्थनीज को। मेगास्थनीज वो राजदूत हैं जो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे और उन्होंने भारत का वर्णन अपनी पुस्तक इंडिका में किया था। इसीलिए भारतीय इतिहास का जनक मेगास्थनीज को कहा जाता है। मेगास्थनीज, इनकी पुस्तक का नाम आपको याद होना चाहिए, इंडिका, जिसमें भारत का वर्णन है। ठीक है। अब लिपि के आधार पे इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्रागैतिहास, दूसरा आद्य इतिहास, तीसरा इतिहास। प्रागैतिहास काल के हमारे पास इन तीनों में से कोई भी सोर्स उपलब्ध नहीं है। अर्थात मानव का वो इवोल्यूशनरी फेज था जिसमें मानव जंगलों में रहता था। इन तीनों सोर्सेज में से उसने कुछ भी हमारे लिए नहीं रखा, नहीं छोड़ा पीछे अपने, कि हम उसे इतिहास में पढ़ सकें। अर्थात इस काल का कोई भी सोर्स इन तीनों में से उपलब्ध हमारे पास नहीं है। दूसरा आद्य इतिहास। आद्य इतिहास काल का हमारे पास इन तीनों सोर्स में से तीनों ही सोर्स उपलब्ध हैं, परंतु उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, उनकी लिपि को हम समझ नहीं पाए हैं। तो इसलिए आद्य इतिहास के सोर्स तो उपलब्ध हैं हमारे पास, परंतु उन्हें हम नहीं समझ पाए हैं। अब बात करते हैं इतिहास की। इतिहास को हमने अपने पढ़ने के लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है ताकि इसको पढ़ाना और पढ़ना दोनों ही आसान हो जाए। एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। अब इन तीनों इतिहास के इन तीनों काल को पढ़ने के लिए टाइमलाइन याद होना बहुत जरूरी है। टाइमलाइन याद होना क्यों जरूरी है? किसी भी विषय को रुचिपूर्ण तरीके से पढ़ने के लिए, उसमें इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आपको अपने दिमाग में एक स्ट्रक्चर फॉर्म करनी पड़ती है। जब तक आप उस विषय को स्ट्रक्चर के रूप में, एक ढांचे के रूप में अपने दिमाग में नहीं बनाते हो, तब तक आपके लिए वो विषय रुचिकर नहीं होगा। तो टाइमलाइन का इंपॉर्टेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा है, इतिहास को इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने के लिए भी बहुत ज्यादा है। और टाइमलाइन का मतलब क्या है कि अगर जैसे मैं बात करूं कि मुगल काल, तो मुगलों का नाम लेते ही आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाना चाहिए 1526 का पानीपत की प्रथम लड़ाई, यानी पानीपत का प्रथम युद्ध आपके दिमाग में 1526 तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए। ये होती है टाइमलाइन, यानी ये कुछ कीवर्ड्स टाइप है जिसको आप याद रखते हो तो बाकी घटनाओं को उसके साथ जोड़ना, कहानियों को उसके साथ साथ सुनना बहुत आसान और इतिहास बहुत रुचिकर लगने लग जाएगा। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं इतिहास की टाइमलाइन और शुरू करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के साथ। सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू करते हैं। BCE, बिफोर कॉमन एरा। इसे वर्तमान में बिफोर कॉमन एरा नाम दे दिया गया है, पहले इसे बिफोर क्राइस्ट भी कहते थे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं 2500 साल से लेके 1500 साल। कब? ईसवी पूर्व, यानी बिफोर कॉमन एरा।
और ये काल किस चीज का था? सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता का ये काल हमने फाइंड आउट किया है कब? जब अंग्रेजों के समय में भारत में रेलवे ट्रैक के लिए खुदाई चल रही थी, तो उसमें कुछ ईंटें निकल के बाहर आई, तो फिर उसकी खुदाई तरीके से की गई और कुछ साइट्स हमें मिली, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, और फिर सिंधु नदी के किनारे बसी हुई पूरी सभ्यता को खोजा गया। फिर उसके बाद में इसका समय काल निर्धारण शुरू किया गया, तो पता चला कि ये सभ्यता एग्जिस्ट करती थी 2500 से लेके 1500 साल पहले, ईस्वी से पूर्व। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम लेते ही जब भी दिमाग में सिंधु घाटी सभ्यता आए, आपको ये एरा याद होना चाहिए कब से कब तक। यही टाइमलाइन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब पर्टिकुलर वर्ड आपके सामने लिया जाए, आपको उसका सन, उसकी डेट, उसका एरा याद होना चाहिए। इसको याद करने में हो सकता है आपको वीडियो 3-4 बार देखना पड़े, हो सकता है राइट डाउन करके बार बार याद करना पड़े, फिर भूलोगे, फिर याद करोगे। लेकिन आपकी एक हेल्प साथ में मैं ये करूंगी कि अभी हम टाइमलाइन को डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद में जब हम सिंधु घाटी सभ्यता को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर से यही टाइमलाइन आपको रिपीट की जाएगी, तो आपको फिर रिवाइज होगी। आपको इसके डिस्कशन में, इसकी स्टोरी बताते समय, इस काल की घटनाएं बताते समय फिर से ये सारी चीजें डिस्कस होंगी, तो वो टाइमलाइन बार बार उस समय, उस काल का विवरण आपको दिया जाएगा, तो वो याद रह जाएगा। इस चीज को ज्यादा तनाव में मत लेना कि इतने सारी सन मैं याद कैसे करूंगा। स्टूडेंट्स को फर्स्ट टाइम में ये लग सकता है कि टाइमलाइन को इस तरीके से याद थोड़ी की जा सकती है, लेकिन यकीन मानिए की जा सकती है और आप करोगे। अब बात करते हैं वैदिक काल की। यहाँ पे आप देखते हो वैदिक काल में आप अपने चारों वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद पढ़ते हो ना। इसको कब लिखा गया था, ये कौन सा एरा था, याद होना चाहिए। वैदिक काल का समय था 1500 से लेके 1000 ईस्वी पूर्व, BCE। कब से? 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व का जो समय था वो वैदिक काल का था। इसमें चारों वेद लिखे गए थे। बाद में जब हम वैदिक काल को डिस्कस करेंगे, डिस्क्रिप्शन की बात आएगी, तब हम इसे अर्ली वैदिक पीरियड और लेट वैदिक पीरियड में डिवाइड करके पढ़ेंगे कि ऋग्वेद को कब लिखा गया था, सामवेद को कब लिखा गया था, यजुर्वेद में क्या चीजें थी और क्या लिखा गया था, कब लिखा गया था, ये सारी चीजें डिटेल में। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंधु घाटी सभ्यता आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए, 2500 साल से लेके 1500 ईसा पूर्व तक का समय काल। दूसरी बात, वैदिक काल नाम लेने के साथ 1500 से लेके 1000 ईस्वी पूर्व का काल। ठीक है, गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म जो कि विश्व में खूब फैला, और आप लोग बौद्ध धर्म को जानते भी हैं, समझते भी हैं। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध, उनका जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी, जो कि वर्तमान समय में नेपाल में है। ठीक है, गौतम बुद्ध का जो समय है 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, 483 ईसा पूर्व में इनका निर्वाण हुआ था। ये याद होना चाहिए। बौद्ध धर्म अपने आप में पढ़ने लायक इतना बड़ा धर्म है, इतनी अच्छी चीजें उससे आप सीखते हो। तो उस धर्म के संस्थापक और उसका जो काल था, उसका जो समय था, जो एरा था, वो आपको याद होना चाहिए। 563 ईसा पूर्व से लेकर के 483 ईसा पूर्व तक का समय। अब बात करते हैं महावीर जैन। इस मुद्दे पे मैं आपको ये बता दूं कि बहुत जगह जैन धर्म को लेकर के और इसके टाइम पीरियड को लेकर के अलग अलग सन दिए गए हैं। आपको यही याद रखना है, महावीर जैन का जो समय था वो था 540 ईसा पूर्व से 468 ईसा पूर्व तक का समय। अब देखिए, ये जो 4 शुरुआत के कालक्रम आपने याद किए ना, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, गौतम बुद्ध, महावीर जैन। अच्छी बात यह है कि अभी तक आप सभी स्टूडेंट्स ने इनका कालक्रम ना याद हो, लेकिन इनके नाम याद थे।
सिंधु घाटी सभ्यता हर स्टूडेंट जानता है, वैदिक काल हर स्टूडेंट जानता है, इसी तरीके से गौतम बुद्ध और महावीर जैन, आप सभी स्टूडेंट इन नामों से परिचित हो। तो अच्छी बात यह है कि नाम आप परिचित हो, आपको सिर्फ डेट और सन याद रखनी है कि इनका समय काल कौन सा था। तो एक प्रॉब्लम तो आपकी सॉल्व हो ही गई है, ठीक है। दूसरा, ये जो टाइम पीरियड है ये उसी तरीके से भारतीय इतिहास का यू टर्न है, जिस तरीके से आप 10th के बाद में 11th क्लास में सब्जेक्ट चूज करने के नाम पे आपकी लाइफ में यू टर्न आता है कि आप ये लेंगे तो ये बनेंगे, आप ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आगे जाके ये बनेंगे। तो इसी तरीके से नंद वंश डिसाइडिंग फैक्टर का काम करेगा। कैसे? आप सभी को पता है नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, और घनानंद के समय में सिकंदर अलेक्जेंडर जो विश्व विजेता बनने के लिए निकल पड़ा था यूरोप से एशिया महाद्वीप की तरफ, और हर इलाका जीतते हुए भारत की तरफ बढ़ता आ रहा था। चाणक्य को इस बात की भनक लगी कि आक्रमण होगा, और ये नंद वंश शासक थे मगध में, और मगध उस टाइम का बहुत ही समृद्ध, जिसे आप प्रदेश कह सकते हैं, एक समृद्ध और शक्तिशाली प्रदेश था मगध। और मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र, यानी वर्तमान समय का पटना। अब आपके लिए एक होमवर्क रहेगा साथ साथ में कि इन एरियाज की जो हम बात कर रहे हैं ना कि मगध, पाटलिपुत्र, अब आपका दायित्व ये बनता है कि इतिहास पढ़ना है, उसमें इंटरेस्ट डेवलप करना है, चीजें याद होनी चाहिए, बहुत रुचिपूर्ण तरीके से मुझे हमेशा के लिए इतिहास ध्यान रहे। तो आप इन एरियाज को ज्योग्राफिकली मैप में फाइंड आउट करोगे और उनको बार बार देखोगे कि ये एरिया कहाँ था, वर्तमान समय के भारत के मैप में ये एरिया कहाँ आता है। तो मगध, पाटलिपुत्र, ये तो मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद, जिन्हें चाणक्य ने चेतावनी दे दी थी कि आक्रमण होगा, लेकिन घनानंद ने इस चीज को तवज्जो ना देते हुए क्या किया, चाणक्य को बेइज्जत करके अपने महल से निकाल दिया। तो चाणक्य ने एक अच्छी भूमिका निभाई शासक बनाने की, शासन करने की नहीं, शासक बनाने की। किसने? चाणक्य ने। और चाणक्य का नाम आप सभी स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से इस नाम से आप वाकिफ हो। चाणक्य नंद वंश का अंतिम शासक, तो 321 ईसा पूर्व की ये बात हो रही है। घनानंद अंतिम शासक हैं, उन्होंने चाणक्य की बात नहीं मानी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को एक शासक के रूप में तैयार किया। चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन कब से कब तक किया? 322 ईस्वी में मौर्य वंश की स्थापना हो जाती है। संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं, पहले सम्राट बनेंगे, पहले शासक बनेंगे मगध के, मौर्य वंश के पहले शासक। और बनाने वाला कौन है? चाणक्य। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का शासन, चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश डिटेल में पढ़ते समय हम मौर्य वंश के सभी शासकों को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आप ये ध्यान रखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार शासक बने और उन्होंने आजीवक संप्रदाय को अपनाया था। कभी डिटेल में आजीवक संप्रदाय के बारे में जरूर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये वो संप्रदाय है जो मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है, आजीवक संप्रदाय। अब बात करते हैं अशोका, द ग्रेट अशोका। द ग्रेट अशोका को डिटेल में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मौर्य वंश के कुछ महत्वपूर्ण शासकों की बात इसलिए की जा रही है ताकि टाइमलाइन के अकॉर्डिंग आपको ये याद रह सके कि मौर्य वंश का शासन जो था वो था 322 से लेके 185 ईसा पूर्व तक। अब देखिए बृहद्रथ, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ, जिनकी पुष्यमित्र सूंग ने हत्या करके सूंग वंश की स्थापना कर दी थी भारत में। किसने? पुष्यमित्र सूंग ने।
और भारत में स्थापना हो जाएगी किसकी। और यहाँ पे भारत का मतलब आप ये भी देखेंगे कि मौर्य शासकों ने भारत के कितने हिस्से पर उत्तर से लेके दक्षिण और पूर्व से लेके पश्चिम तक कितने हिस्से पे शासन किया था, उस समय में भारत का कितना एरिया उनके पास था, ये आपका होमवर्क है। पुष्यमित्र सुंग ने। हमने बात कर ली है 185 ईसा पूर्व तक हम लोग आ चुके हैं और इसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट 6 लोगों के बारे में, 6 वंशों के बारे में, 6 टाइमलाइन याद करवाने की कोशिश की है। आप डेफिनेटली इसे बार बार रिवाइज करके याद जरूर करेंगे। अब बात करते हैं 90 ईसा पूर्व की। भारत पे शकों का आक्रमण होता है। ये शक भारत में मध्य एशिया से आएंगे और आक्रमण करेंगे। इसके बाद उन्होंने किन किन चीजों की स्थापना की, कब तक वो भारत में टिके, इस चीज का डिस्कशन होगा जब हम शक को पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं 58 BCE। ये हमारे हिंदू वर्ष में भी जो कैलेंडर हम लोग फॉलो करते हैं ना, उसमें भी इंपॉर्टेंट संवत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विक्रम संवत की शुरुआत होती है 58 ईसा पूर्व से और ये शुरुआत करने वाला शासक कौन है? विक्रमादित्य, जो कि कहां पे है? उज्जैन में। और उज्जैन कहां पड़ता है? MP में। महादेव की नगरी है उज्जैन। और उज्जैन में क्या है? महाकाल। ध्यान है ना, महाकाल। ठीक है, विक्रमादित्य ने ये विक्रम संवत की शुरुआत की थी और 58 ईसा पूर्व। और इसे हम आपको बहुत बार एग्जाम में भी विक्रम संवत दे करके, प्रेजेंट की डेट दे करके ईस्वी पूछ ली जाती है। तो आपको क्या करना होता है? 58 को प्लस या माइनस करके उस चीज का आंसर फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, 58 ईसा पूर्व शुरुआत हुई है विक्रम संवत की। अब बात करते हैं सातवाहन, जो कि एरिया आ गया है दक्कन का। उत्तर भारत की बात नहीं हो रही है, दक्कन के एरिया की बात हो रही है। और आप लोग ये खुद से सर्च करेंगे कि दक्कन का एरिया कौन सा, क्योंकि बार बार दक्कन के एरिया की बात आएगी जब तक हम मुगलों को भी पढ़ते रहेंगे तब तक, क्योंकि ये वो एरिया था जो हमेशा ही किसी एक शासक के अंडर में लगातार नहीं रहा। अलग अलग शासक आते रहे, इस पे अपना कब्जा जमाते रहे और ये सबसे ज्यादा कहते हैं ना डिस्टरबेंस वाला एरिया रहा है। कौन सा? दक्कन का। आप खुद से फाइंड आउट करोगे दक्कन कहां पे है। सातवाहनों का साम्राज्य स्थापित होता है कब से कब तक? 50 ईसा पूर्व। इसे ध्यान रखना, हम आगे ईस्वी में आ चुके हैं इस जगह पे। 50 ईसा पूर्व से लेके 250 ईस्वी तक की बात हो रही है। यहां तक दक्कन के एरिया में सातवाहनों का शासन था। अब एक इंपॉर्टेंट एरिया जो आपको दक्षिण भारत का नाम लेते के साथ आपको पता होना चाहिए, संगम काल। ये दक्षिण भारत के लिए बहुत स्वर्णिम काल था। इसमें वहां का बहुत सारा इतिहास, बहुत लेखन, साहित्य, बहुत चीजें घटित हुई थी, बहुत कुछ लिखा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट, इतिहास के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट एरा है ये वाला संगम काल। कहां पे है? दक्षिण भारत, उत्तर भारत में नहीं, दक्षिण भारत, दक्षिण भारत में संगम काल कब से कब तक है? 100 से लेके 300 ईस्वी तक का काल, यह है संगम काल। अब बात करते हैं गुप्त वंश। और आपको पता है कि एंशिएंट हिस्ट्री में और एनसीईआरटी में जब आप पढ़ोगे एंशिएंट हिस्ट्री को, उसमें भी क्वेश्चन के रूप में भी दे रखा है और डिटेल में भी दे रखा है कि भारत का उस समय का स्वर्णिम काल किसके शासन में था? तो गुप्तों के शासन काल में था। गुप्त वंश जो था जिसने शासन किया वो भारत के लिए एक स्वर्णिम काल था। गुप्त वंश तो एक भारत के लिए स्वर्णिम काल, उसका एरा तो आपको पता होना ही चाहिए। तो कब से कब तक है? 320 से लेके 414 ईस्वी तक। गुप्त वंश कब से कब तक है? 320 ईस्वी से 414 ईस्वी तक।
ये टाइमलाइन एक बार में याद नहीं होगी, ये मत समझना मैं इंटरमिक्स कर रहा हूं, मुझे याद नहीं हो रही। एक बार में नहीं, 2-3 बार बहुत धैर्य के साथ और बहुत खुशी के साथ, इंटरनल खुशी होनी चाहिए कि मैं कुछ सीख पा रहा हूं, मैं कुछ समझ पा रहा हूं, मेरी समझ विकसित हो रही है। एटलीस्ट मेरे दिमाग में ये फ्रेम तो बन पा रहा है कि मुझे जो इतिहास पढ़ना है उसका ढांचा क्या है। अब जब भी कभी बात होगी महावीर जैन, आपके तुरंत स्ट्राइक करेगा, अच्छा ये बात तो हो रही है 540 से लेके 468 ईसा पूर्व की। तो उस टाइम में अगर कोई और भी घटना आपके सामने आएगी तो आप तुरंत रिलेट कर पाएंगे उस घटना को कि अच्छा ईसा पूर्व जब महावीर जैन थे उनके समानांतर काल में ही ये घटना भी घटित हो रही थी। तो चीजों को जब तक रिलेट करना नहीं आएगा विषय रुचिपूर्ण नहीं होगा। ठीक है, अब हमने बात कर ली है गुप्त वंश तक। हर्ष का काल, अब देखिए हर्षवर्धन जो कन्नौज पड़ता है यूपी में, वर्तमान के यूपी में, उत्तर प्रदेश। हर्षवर्धन का काल जो है 606 से लेके 647 तक का है। और याद रखना इसी काल में एक चीनी यात्री हेनसांग, आप याद करते हो ना हेनसांग और फाइयान कब कब आए थे? याद रखना हेनसांग हर्ष के काल में आए थे। है से हेनसांग है से हर्ष है, इसलिए फाइयान को इसमें बीच में मत घुसाना। और हेनसांग कब आए हैं? 647, यानी एकदम 644 के आसपास ही आए थे भारत के अंदर। यानी हर्षवर्धन का जो काल है वो 647 ईस्वी तक है और इनके काल के समाप्त होने से पहले ही हेनसांग कहाँ गए हैं? भारत में। अब बात करते हैं चोल वंश की। तो तंजौर में 871 ईस्वी से लेकर 1173 ईस्वी तक जिनका शासन था वो था चोल डायनेस्टी, चोल वंश का शासन था। कब से कब तक? 871 से 1173 ईस्वी तक। एक चीज और, सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री में बोर हो सकते हो, लग सकता है कि चीजें समझ से बाहर हो रही हैं, सन याद नहीं हो रहे। मेडाइवल और जैसे जैसे मॉडर्न आएगा चीजें ऑटोमेटिक स्मूथ होती जाएंगी, ऑटोमेटिक स्मूथ। तो हार्ड वर्क सिर्फ कहां पे करना है? इस पहले वीडियो पे। और स्टूडेंट लाइफ में हो तो विवेकानंद को अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो, क्योंकि विवेकानंद ने कहा था कि अगर कोई कार्य कठिनाई से हो रहा है और आपको उसे करने में तनाव महसूस हो रहा है, इसका मतलब आप एक सही रास्ते पे जा रहे हो सकता है मैंने एग्जैक्ट शब्द ना बोले हो, लेकिन विवेकानंद के भाव को आप समझिए कि उन्होंने क्या कहना चाहा था। अगर इनको याद करने में दिक्कत आ रही है इसका मतलब ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। मैं ये नहीं कह रही हूं कि एग्जाम में सीधा ये पूछा जाएगा कि नंद वंश कब से कब तक था, नहीं। एग्जाम के क्वेश्चन को डील करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि नंद वंश कब से कब तक था। हम लोगों ने देख लिया है चोल डायनेस्टी तक जो तंजौर में है और 871 से 1173 ईस्वी तक है। और अब बात करते हैं खजुराहो के मंदिर। सबको पता है एमपी में, मध्य प्रदेश में क्या है? खजुराहो के मंदिर। और चंदेल शासकों ने इसका निर्माण शुरू करवाया था और ये इतने खूबसूरत बने हुए हैं, इनमें इतनी आर्ट, इतना आर्किटेक्चर, इतनी कला इतनी शानदार है कि देखिए इनको बनने में भी कितना समय लग रहा है। 916 से लेके 1203 ईस्वी तक खजुराहो के मंदिरों का निर्माण हुआ मध्य प्रदेश में। साथ में मतलब मैंने सिर्फ आपको डायनेस्टी की ही टाइमलाइन नहीं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट घटनाएं भी घटित हुई हैं तो भी आपको बताया है। जैसे विक्रम संवत पता होना चाहिए, 58 ईसा पूर्व पता होना चाहिए आपको कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कब हुआ था। हालांकि जब मध्य प्रदेश को डिस्कस करेंगे, चंदेल शासकों को डिस्कस करेंगे, डेफिनेटली हम खजुराहो के मंदिरों को डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको टाइमलाइन पहले से पता होनी चाहिए। तो उस टाइम जब डिस्कशन होगा आपको और ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। और मैंने कहा ना, पहली क्लास आपको लग सकती है बोरिंग है, उबाऊ है, याद नहीं हो रहा, बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे चीजें इजी होती जाएंगी। अब देखिए हम लोगों ने आक्रमण करवा दिया है भारत पे महमूद गजनी का। कब से कब तक? 1000 से लेके 1027 ईस्वी तक महमूद गजनी के आक्रमण काफी बार हुए हैं भारत पे, आपको भी पता है। ठीक है,
सालों तक उन्होंने आक्रमण करते रहे हैं भारत पे सिर्फ लूट के लिए। तो 1000 से लेके 1027 तक महमूद गजनी के आक्रमण भारत पे हुए। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइमलाइन जो हमारी स्टार्ट होने जा रही है 1191 तराइन का युद्ध। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान, बच्चे से लेकर बड़ा तक पृथ्वीराज चौहान को हर कोई जानता है ना, रुचि कर रहा है पृथ्वीराज चौहान, उनकी लव स्टोरी बहुत रुचि कर रही है। ठीक है, कैसे दिल्ली में उनका ननिहाल था, कैसे संयोगिता थी, उन चीजों को आज डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा टारगेट है टाइमलाइन को डिस्कस करना। तो हम आगे 1191 पे आते हैं। तो 1191 तराइन प्रथम, तराइन का युद्ध आप लोगों को पता है, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच पहला युद्ध तराइन का हुआ। ये तराइन इसीलिए नाम दिया गया क्योंकि तराइन नामक जगह पे ये हुआ था। अब ढूंढना तराइन कहाँ है। तो 1191 में मोहम्मद गोरी तराइन फर्स्ट में डिफीट कर देता है पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को, और मोहम्मद गोरी वापस आकर के 1192 में फिर से युद्ध करता है और इस बार डिफीट मिलती है पृथ्वीराज चौहान को। इतिहासकार कहते भी हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने तराइन प्रथम में उसका पीछा करके मोहम्मद गोरी को डिफीट नहीं किया या मार नहीं दिया, इसीलिए तराइन का दूसरा युद्ध हुआ और हमारे यहाँ उसके बाद में इतिहास में सल्तनत काल शुरू होगा, है ना। तो अगर तराइन प्रथम में ही पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी की हत्या कर देता, युद्ध में हरा देता, तो हो सकता था कि भारत के इतिहास का सिनेरियो आज कुछ और पढ़ रहे होते हम। लेकिन जो भी है 1191 में आपको याद रखना है तराइन प्रथम, 1192 में तराइन सेकंड। अब बात करते हैं सल्तनत काल की, क्योंकि भारत में अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में दिल्ली की सल्तनत को संभाल लिया। मोहम्मद गोरी के बारे में जब डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से मोहम्मद गोरी की पंजाब सूबे में हत्या हो जाती है। तराइन सेकंड युद्ध जीतने के बाद जब वो वापस लौट रहा था तो पंजाब सूबे के पास उसकी हत्या हो जाती है, और उन्हीं का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में आकर के दिल्ली की सल्तनत को संभालते हैं। और क्योंकि उन्होंने खुद को गुलाम बताया था, कभी शासक का दर्जा नहीं लिया था, इसीलिए इस काल को सल्तनत काल, गुलाम वंश हम कहते हैं। और इसकी स्थापना कब से है, तो टाइमलाइन जो हम याद कर रहे हैं, जिस पर्पज से याद कर रहे हैं, तो आपको 1206 सल्तनत काल, गुलाम वंश की स्थापना, ये लाइन याद होनी चाहिए। 1206 सल्तनत काल की शुरुआत। सबसे पहले कौन राज शासक है यहाँ पे, कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद कौन है, इल्तुतमिश। और कुतुबुद्दीन ऐबक याद करने में दिक्कत नहीं होगी क्योंकि कुतुब मीनार जो दिल्ली में है उसका निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही शुरू करवाया था। अर्थात गुलाम वंश की जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसी ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। देखो कुतुब मीनार और कुतुबुद्दीन ऐबक सिमिलरिटी है ना, याद रह जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शासक बनता है इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश के बाद उसी की बेटी रजिया सुल्तान। और आपको भी पता है कि रजिया को बठिंडा में किस तरीके से उसी के लोगों ने घेर लिया था, उससे सल्तनत छीन ली गई थी। उसके बाद शासन करने के लिए आते हैं बलबन, और बलबन की एक नीति बहुत इंपॉर्टेंट है, लौह रक्त की नीति, जिसके तहत जो शत्रु है उसे पूर्णतया खत्म कर दो, अर्थात हत्या ही कर दो, छोड़ो मत, माफी मत दो। ये थी लौह रक्त की नीति जो किसने अपनाई थी, बलबन ने। लोगों को हमेशा उनके काम से याद किया जाता है। अगर आपको काम ध्यान रह जाते हैं तो उनके नाम भी याद रह जाते हैं। तो बलबन क्यों याद रखना है, आपको पता है। कुतुबुद्दीन ऐबक कैसे याद रहेंगे, आपको पता है। बलबन के बाद स्टार्ट होती है खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी के बारे में भी डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, आप सिर्फ टाइमलाइन याद रखो। और मेरा मानना यह है, कुछ डिटेल मैंने यहाँ पे लिख दी है कि जैसे गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी, GKTSL, और इसको आप याद रखोगे कब से कब तक, 1206 से लेकर के 1526, जब तक बाबर मुगलों
के द्वारा, बाबर द्वारा पानीपत का प्रथम युद्ध जीत नहीं लिया जाता और दिल्ली में मुगलों का शासन स्थापित नहीं हो जाता, तब तक के लिए ट्रिक क्या है आपके लिए? GKTSL, गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी। और टाइमलाइन में सिर्फ इतना याद रखिए कि 1206 से लेकर के 1526, कहां से कहां तक? 1206 से 1526। और देखो मैंने पहले भी कहा था कि मुगल नाम आते ही 1526 आपके माइंड में स्ट्राइक करनी चाहिए, ये डेट, ये सन स्ट्राइक करनी चाहिए। और उसके बाद बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ये तो थे मुगलों के वो शासक जिन्होंने अपनी शक्ति का अच्छा खासा प्रदर्शन किया, अर्थात मुगल स्ट्रांग रहे इनके टाइम पीरियड में। इसके बाद मुगल शासन रहेगा, उसके कुछ ऐसे शासक भी आएंगे जो बहुत कमजोर दिखेंगे आपको, उनके काम, उनका शासन, उनके शासन चलाने का तरीका, सारी चीजें बहुत इन द सेंस कि मुगल धीरे धीरे कमजोर होते जाएंगे। कब के बाद में? 1707, औरंगजेब की मृत्यु के बाद। तो टाइमलाइन में इंपॉर्टेंट चीज, हालांकि मैंने लिखी बहुत सारी चीजें हैं, पर दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको सीधे याद रखनी है, जो कि आपको सीधे कहां ले आएंगी? मुगलों तक। 1206 से 1526 गुलाम वंश, 1526 से लेकर के 1707, ये वो टाइम पीरियड है जिसमें मुगलों ने अपना शासन बहुत बेहतर तरीके से चलाया था। और इसमें कौन कौन आ गए हैं? बाबर, हुमायूं, अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां और देन औरंगजेब। तो ये आपको याद रखना है। और आप कहां तक पहुंच गए हो? 1707 तक। इनके काम, इन्होंने क्या क्या किया, भारत में कब कब इन्होंने अपना शासन क्षेत्र और बढ़ाने के प्रयास किए, किस किस से युद्ध किए, ये सारी चीजें जब मुगल डायनेस्टी को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो डिटेल में चीजें आएंगी। अब देखो ये बात चल रही है लगभग उत्तर भारत की, क्योंकि आपको पता है दिल्ली में शासक बैठा है और दिल्ली के आसपास का जितना एरिया है वो उसकी टेरिटरी में आता है, बाकी टेरिटरी उसे धीरे धीरे जीतनी पड़ेंगी। अर्थात दक्षिण भारत की बात करें तो वो वहां कुछ और ही सिनेरियो चल रहा है। क्या चल रहा है? इक्विवेलेंट टाइम पीरियड में, यानी उसी समय काल में जब उत्तर भारत में मुगल शासन कर रहे हैं तो दक्षिण भारत में क्या चल रहा है, थोड़ा सा इस पे नजर डाल लेते हैं। 1336 ये वो सन है जब हमारे गुलाम वंश चल रहा है उत्तर भारत में। और दक्षिण में 1336 में किसकी स्थापना हो गई है? एक बहुत ही समृद्धशाली टेरिटरी जिसने काफी लंबे समय तक शासन किया, विजयनगर की स्थापना। और हमेशा याद रखना यूपीएससी, एसएससी या जितने भी ऐसे एग्जाम हैं जिनके अंदर आपकी समझ से विदाउट एनी फैक्ट पूछे, अगर आपकी समझ से क्वेश्चन पूछा जाए या फिर आपके नॉलेज को चेक करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाए तो आप एक पैटर्न हमेशा देखोगे कि विजयनगर से हमेशा क्वेश्चन पुट होता है। विजयनगर का, जिस तरीके से मॉडर्न इंडिया, तो गांधी का एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, ये आपको भी पता होता है। अगर आपने गांधी को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा है आप क्वेश्चन हिट कर ले जाओगे। इसीलिए बार बार हर टीचर ये कहता रहता है कि आप स्मार्ट स्टडी करो, ये दौर स्मार्ट स्टडी का है। तो स्मार्ट स्टडी कोई ऐसी नहीं है कि आपने बस एक किताब उठा ली, पढ़ ली, बस यही स्मार्ट स्टडी है। नहीं, स्मार्ट स्टडी का भी अपना एक तरीका होता है कि आप थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न को देख पा रहे हो, उसे रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो, क्या पूछा जा रहा है, किस तरीके से पूछा जा रहा है। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो अगर आप कैच कर ले जाते हो तो एग्जाम आप ही के हाथ में होता है और आपको पता होता है लगभग कि क्वेश्चन कहां से कैसा पुट होने वाला है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं विजयनगर की। 1336 में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना कर दी है। हरिहर और बुक्का। अब देखिए विजयनगर में एक शासक कृष्ण देव राय प्रथम, जिन्होंने विजयनगर के साम्राज्य में एक चार चांद लगा दिए। इन द सेंस वो शक्तिशाली था, वो समृद्ध था, उसे और भी समृद्ध और शक्तिशाली बना दिया। कृष्ण देव राय, इन्हें भी हम डिटेल में कब पढ़ेंगे? जब हम विजयनगर को पढ़ रहे होंगे दक्षिण भारत में। अब बात करते हैं कि हमें पता है कब से कब तक मुगल शासन चला, 1526 से 1707। लेकिन क्या इस बीच में भारत में कुछ और घटनाएं नहीं घटित होंगी? सिर्फ मुगलों का शासन शांति से चलता रहेगा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
इतिहास हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि एक घटना के समानांतर दूसरी घटना भी हो रही है। उन्हीं घटनाओं में जब वर्ल्ड हिस्ट्री को हम पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि 1200 ईस्वी के आसपास ओटोमन साम्राज्य ने ये जो टर्की से होते हुए जो रास्ता एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला जो रास्ता था, इस पे उन्होंने कब्जा कर लिया। अर्थात जो सिल्क रूट हम पढ़ते हैं, जो व्यापार हम देखते हैं, जो प्राचीन भारत से यानी सिंधु घाटी सभ्यता से जो हमें व्यापार के प्रमाण मिलते हैं, और कहां तक 1200 ईस्वी तक वो व्यापार कंटिन्यू भारत से चल रहा था। यूरोप का एशिया से व्यापार कंटिन्यू चल रहा था और भारत का भी बाकी यूरोप से व्यापार चल रहा था। लेकिन इस बीच में ओटोमन साम्राज्य ने क्योंकि वो व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध कर दिए, तो कहीं ना कहीं यूरोप के लोगों को व्यापार में बाधा आने लगी और उन्होंने इसीलिए जलीय मार्गों की खोज शुरू की। और इसी एक खोज का परिणाम ये हुआ कि 1498 में जलीय मार्ग को खोजते खोजते वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह भारत तक पहुंच गए। अब बहुत सारी बुक्स में क्या लिखा रहता है, वास्को डी गामा ने भारत को खोज लिया। अरे भाई, भारत कोई खोया हुआ थोड़ी था कि उसे कोई खोज निकाला, या कहीं दबा हुआ थोड़ी था सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की तरह कि उसे खोद के निकाल डाला। लाइन ये होनी चाहिए ना कि वास्को डी गामा ने भारत आने का जलीय मार्ग खोज लिया था। लेकिन जनरली हर किसी को आप देखते होंगे, भारत को वास्को डी गामा ने खोजा। कब खोजा? 1498 में खोजा। अरे भाई, थोड़ा तो खुद को करेक्ट कीजिए। ठीक है, 1498 में वास्को डी गामा भारत आ जाते हैं, उन्हें जलीय मार्ग का पता चल जाता है। अब जब यूरोप का इंटेंशन ही ये था कि हमें व्यापार करना है और उसी के लिए वो खोज चल रही थी उनकी खोज कि जलीय मार्ग खोज लिए जाएं, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है आपके समझने के लिए कि अब भारत में यूरोप की कंपनियां व्यापार के लिए आएंगी, क्योंकि उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण जलीय मार्ग खोज लिया है। अब देखिए, 1498 में वास्को डी गामा आते हैं और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि 1503 मात्र 5 साल बाद यूरोप की एक कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आ जाती है। सोचिए वो कितने हार्ड एंड फास्ट हैं। आज के जमाने में भी हमें अपनी कुछ प्लानिंग करनी पड़ती है व्यापार करने के लिए, कुछ नया सेटअप लगाने के लिए। सोचो, वो तो इतने कहते हैं ना 7 समुंदर पार से आ रहे थे और विदिन 5 years तो वो आ गए हैं व्यापार करने के लिए। और जब हम मुगलों को पढ़ेंगे तो आप पाओगे कि कब कब सर टॉमस रो सबसे पहले कैसे आए थे कि हमें ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कुछ आजादी चाहिए कि वो कंपनी यहाँ आके व्यापार कर ले। यानी समकालीन उसी समय में क्या चल रहा है, मुगल हमारे यहाँ शासन कर रहे हैं, यूरोप की कंपनियां ये कोशिश कर रही हैं कि हम उन्हें इजी वे में व्यापार करने दें। यानी जिस तरीके से आज से पहले, मोदी गवर्नमेंट आने से पहले भारत में तब भी ट्रेड होता था लेकिन ईज नहीं थी उसमें, और अभी की गवर्नमेंट ने क्या किया है कि कमर्शियल यानी व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए ईज कर दी है चीजों को, है ना। यानी बहुत सारे नियम कानूनों में सहूलियत दे दी है, कम कर दी है, वन विंडो लागू कर दिया है। ठीक है, तो उसी तरीके से वो लोग भी चाहते थे कि भाई हम व्यापार करने आ रहे हैं तो आप लोग हमें थोड़ी सी तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा दो कि कोई हमें लूटे ना यहाँ पे, क्योंकि ये है तो आखिर एक अननोन देश हमारे लिए। तो व्यापारिक लोगों को और क्या चाहिए, व्यापारिक कंपनी स्थापित करनी है उन्हें यहाँ के शासक द्वारा कुछ मदद चाहिए थी। इसीलिए वो बार बार आप पढ़ोगे इतिहास में कि जहांगीर के भी दरबार में पहुंचे, अकबर के भी दरबार में कौन कौन पहुंचे थे। इसके अलावा अब देखिए 1503 में यहाँ पे साउथ में पहली जो थी वो कोच्चि में इन्होंने स्थापित की थी आकर के। कोच्चि में 1503 में एक कोठी स्थापित हो चुकी है व्यापार करने के लिए। ठीक है, इसके बारे में भी डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। आपको याद रखना है कि 1498 में वास्को डी गामा भारत आए थे। 1556 बात करते हैं पानीपत की द्वितीय लड़ाई जो अकबर ने लड़ी है, क्योंकि मैंने बता चुकी हूं कि 1526 की लड़ाई के बाद ही तो बाबर का यहाँ पे शासन स्थापित हुआ था भारत में 1526। और स्टोरी ये है कि 1526 से 1530 4 साल के शासन के बाद बाबर की हो जाती है मृत्यु।
और हुमायूं शासन को उस बेहतर तरीके से नहीं संभाल पाते। बाबर जो टेरिटरी छोड़ के गए थे, हुमायूं उसे कैरी ऑन नहीं कर पाए और हुमायूं को यहां से भागना भी पड़ता है। वो शरण भी लेते हैं, वो अफगानिस्तान की तरफ लौट जाते हैं। उसके बाद ये टेरिटरी वापस स्थापित करने में सफल होते हैं अकबर कैसे सफल होते हैं? 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई के द्वारा। 1556 में पानीपत सेकेंड वॉर होता है और अकबर वापस अपनी टेरिटरी स्थापित कर लेते हैं, दिल्ली का शासन संभाल लेते हैं और 1556 से 1707 तक अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ने शासन किया। ठीक है, अब बात आ गई है 1707 तक के मुगलों के बहुत अच्छे तरीके से शासन संभालने की और धीरे धीरे मैंने कहा मुगल कमजोर होते गए। 1707 के बाद 1739 में नादिर शाह का भारत पे आक्रमण होता है और आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 ईस्वी में भारत आई थी, और इसको बहुत सारे लोग 1599 भी बहुत जगह लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, लेकिन 1600 में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, आप समझ सकते हैं 1739 तक उन्होंने अपने काफी पैर यहां जमा लिए थे भारत में, लेकिन पॉलिटिकली राजनीतिक रूप से अंग्रेज अभी तक भारत में अपने कदम नहीं जमा पाए थे। अब देखिए 1739 नादिर शाह का भारत पे आक्रमण होता है। पैरेलल में व्यापारिक कंपनियां अपना व्यापार कर रही हैं, उन्हें नहीं पता कि मुगल कमजोर हो चुके हैं क्या। अब इस युद्ध ने, ये एक निर्णायक युद्ध इसलिए था कि इस युद्ध ने अंग्रेजों को बतला दिया कि मुगल शासन कमजोर हो चुका है। किसने बतलाया? नादिर शाह के भारत पे आक्रमण ने, क्योंकि मुगलों ने इस आक्रमण को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किए। अब 1739 से 1757 यहां तक अंग्रेजों ने कोई भी छेड़छाड़ क्यों नहीं की दिल्ली के शासन के साथ, या यहां पे राजनीतिक रूप से खुद को जमाने के लिए उन्होंने क्यों प्रयास नहीं किए? इसके पीछे एक अच्छा रीजन ये है कि कर्नाटक युद्ध होते रहे 1746 से 1763 के मध्य, और ये युद्ध का नाम कर्नाटक युद्ध है, तो आप ये मत समझना कि इसमें कोई भारतीय शासक इन्वॉल्व है, नहीं। ये युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच के झगड़े की वजह से ये युद्ध हर उस कॉलोनियल स्टेट में हुए जहां जहां फ्रांस और ब्रिटेन दोनों या तो व्यापार कर रहे थे या उनकी कॉलोनी थी, अर्थात भारत से बाहर भी ब्रिटेन और फ्रांस आपस में लड़ रहे थे। कौन से टाइम पीरियड में? 1746 से 1763 के मध्य, और वो भारत में भी लड़ रहे थे, ब्रिटेन और फ्रांस, और इसी को नाम दिया गया कर्नाटक युद्ध, और ये 3 युद्ध हुए थे। ठीक है, अब देखिए 1739 से आ गया 1757, और यहां तक डिस्टरबेंस चल रहा था फ्रांसीसियों का। इसी वजह से अंग्रेजों ने बहुत बेहतर तरीके से ध्यान नहीं दिया भारत के ऊपर। अब देखिए 1757 में पलासी का युद्ध होगा, और ये युद्ध बंगाल का नवाब है सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी, इन दोनों के मध्य ये युद्ध होगा और ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाएगी। सिराजुद्दौला की हार होती है और बंगाल सिराजुद्दौला के हाथ से निकल जाएगा, और बंगाल पे शासन किसका स्थापित हो जाएगा? कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये किसके कारण हुआ? कि नादिर शाह के भारत पे आक्रमण जो 1739 में हुआ, उसने अंग्रेजों को कहीं ना कहीं ये हिंट दे दिया था कि अब मुगल शासन कमजोर हो चुका है, उस पे वार किया जा सकता है। और प्लासी युद्ध से यह सिद्ध हो गया कि अंग्रेज अब व्यापार ही नहीं, राजनीतिक रूप से भी भारत पे शासन कर सकते हैं, वो भी इतने सक्षम हो चुके हैं। अब देखिए फ्रांस से इसकी लड़ाई चली रही थी ब्रिटेन की। 1760 में एक निर्णायक युद्ध होगा, फ्रांस हार जाएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाएगी। इस युद्ध का नाम है बांडीवास का युद्ध, और इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने साउथ के एरियाज को भी अपनी टेरिटरी में ले लिया। अब देखिए फ्रांस ने इंडिया में अब और कोई हलचल ना मचाने का सोचा, अर्थात फ्रांस ने यह मान लिया कि ब्रिटेन हमें यहां जीतने नहीं देगा।
अब देखिए इन्हीं सब के बीच 1784 ये इंपॉर्टेंट ईयर क्यों है, क्योंकि इसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट काम होंगे। 1784 1784 टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच एक संधि होगी, क्योंकि आपको पता है कि मंगलोर जो जगह है और मैसूर जो हम पढ़ते हैं टेरिटरी मैसूर, वहां पे शासक कौन है, टीपू सुल्तान, और उससे पहले टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली। अब हैदर अली और टीपू सुल्तान, क्योंकि उनका मानना यह था कि अंग्रेज हम पे शासन क्यों करेंगे, क्योंकि वो खुद भी शासक थे और एक शासक कभी भी ये नहीं चाहेगा कि दूसरा शासक आके मुझी पे शासन करे। तो इनकी लड़ाई हमेशा से अंग्रेजों से चलती रही और टीपू सुल्तान 1784 में अंग्रेजों के बीच संधि हो जाती है। अब दूसरा महत्वपूर्ण काम क्या है, पिट्स इंडिया एक्ट। और ऐसा नहीं है कि टीपू सुल्तान ने संधि कर ली तो अब वो अंग्रेजों के सामने अपने हथियार ही डाल देंगे, नहीं, जब जब उन्हें मौका मिलेगा वो फिर से हथियार उठाएंगे, फिर से लड़ाई होंगी। आप देखोगे कि 1799 जब तक टीपू सुल्तान की मौत नहीं हो जाती, मैसूर का चौथा युद्ध, यहां पे जाके टीपू सुल्तान की मौत हो जाती है 1799 में, तब तक वो अंग्रेजों के साथ 4 बार लोहा ले चुके हैं। हारे या जीते ये बाद की बात है, लेकिन मैसूर युद्ध के नाम पे 4 युद्ध हुए थे भारत में और चारों में अंग्रेजों की जीत हुई थी, ऑब्वियस सी बात है। और चौथे युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। अच्छा, 1784 में दूसरा महत्वपूर्ण काम पिट्स इंडिया एक्ट का आना। और तीसरा इंपॉर्टेंट काम पिट्स इंडिया एक्ट क्या है, इसमें क्या प्रावधान किए गए थे, भारत के लिए क्या प्रावधान थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के लिए क्या प्रावधान थे, ये सारे डिटेल में जब हम एक्ट पढ़ेंगे टोटल तब बात करेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण काम, सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। जब आप कोई बहुत अव्वल दर्जे का कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दे रहे, कोई सामान्य एग्जाम दे रहे हैं, रेलवे हो गया या कुछ भी और, तो उस समय क्या होता है, बहुत बार सीधे फैक्ट्स पे क्वेश्चन आ जाता है। मैं यूपीएससी और एसएससी की बात नहीं कर रही हूं, उन्होंने अपना लेवल कुछ एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ा रखा है प्रेजेंट में, मैं बात कर रही हूं उसके अलावा एग्जाम्स की। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, तो बच्चे एक्सट्रीम लेवल पे कंफ्यूज होते हैं कि बहुत सारी सोसाइटी पढ़ चुके हैं, अब क्या करें। तो सोचो, जब बंगाल का युद्ध ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता ही 1757 में है, तो सोच के देखो 1757 से पहले तो कुछ बंगाल के अंदर अंग्रेज वैसे भी नहीं कर पाएंगे। अर्थात 1784 सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। अगर आपको टाइमलाइन याद रहती है तो बहुत बार एलिमिनेट करके ऑप्शंस को आप अपना राइट ऑप्शन एग्जाम में चूज कर सकते हैं, इसलिए आपको टाइमलाइन याद होना बेहद जरूरी है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम इस क्लास को फिनिश करने पे आएंगे ना, आपको इस टाइमलाइन की इंपॉर्टेंस एक्चुअल में पता चल जाएगी। और मैं ये उम्मीद करती हूं कि आप इस क्लास को बार बार देख करके एटलीस्ट जितनी टाइमलाइन 50, 60, 70 जितने भी सन मैं आपको इसमें याद करवा रही हूं, एटलीस्ट उतने आपको याद होंगे। और ये मैं फिर उम्मीद और दावा कर सकती हूं कि उसके बाद मैं ये कह पाऊंगी कि हिस्ट्री का एक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में फॉर्म हो चुका है। अब आप उसके अंदर अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 1799 में मैसूर का चौथा युद्ध हुआ, टीपू सुल्तान की यहां पे मृत्यु हो जाएगी। 1803 से 1805 भारत में इतनी छोटी छोटी टेरिटरी भी बनी हुई थी दक्षिण भारत में कि जैसे जिस विजयनगर की स्थापना हमने देखी वो टूट जाएगा तो छोटी छोटी टेरिटरी बनेंगी। जो बहमनी साम्राज्य हम देखते हैं, बहुत समृद्धशाली साम्राज्य था, टूटा तो अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, बरार, ये सब आप समझते हैं कि छोटी छोटी टेरिटरी बन जाती हैं। अब देखिए, अंग्रेजों से युद्ध और लोहा लेने में सिर्फ टीपू सुल्तान या मैसूर की भूमिका नहीं है, मराठे भी अंग्रेजों के साथ युद्ध करते रहेंगे कंटिन्यू। अब देखिए 1803 से 1805 में सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध हो रहा है, अर्थात 1775 से 1782 पहला आंग्ल मराठा युद्ध हो चुका है। आप इन युद्ध को एक अलग कैटेगरी बना करके आंग्ल मराठा युद्ध, मैसूर युद्ध, कर्नाटक युद्ध कितने हुए, कब कब हुए, बार बार रिवाइज करते रहिए तो आपको याद हो जाएंगे। अब देखिए 1853 में 2 इंपॉर्टेंट काम होंगे। पहला इंपॉर्टेंट काम सबको याद रहता है और दूसरा बहुत कम लोगों को ध्यान होगा। जिन्होंने बहुत डीप में बहुत सारी किताबों का अध्ययन किया होगा उन्हीं को दूसरे वाला फैक्ट पता होगा।
पहला फैक्ट क्या है, बॉम्बे, उस टाइम बॉम्बे के बहुत नाम बदले गए हैं, मुंबई, बॉम्बे, बम्बई। तो बॉम्बे टू थाना रेलवे चली 1853 में। ये फैक्ट लगभग सबको ध्यान है। दूसरा फैक्ट क्या है, कलकत्ता से लेकर के आगरा तक टेलीग्राफ लाइन का विकास हो गया, अर्थात पहली टेलीग्राफ लाइन डाल दी गई कलकत्ता टू आगरा। अंग्रेज देखो अपने शासन को स्थापित करने के लिए, अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए क्या क्या काम करेंगे, और हमें लगेगा, हमें वो बताएंगे कि ये काम इसलिए किया गया है ताकि हम भारतीयों को सिविलाइज्ड कर सकें। व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी डेफिनेटली डिस्कस करेंगे कि कैसे अंग्रेज हमारे दिमाग पे इस बात को लेकर के हावी हो गए थे कि हम आपको सिविलाइज्ड करने आए हैं, आप सिविलाइज्ड लोग नहीं हैं और असभ्य लोग हैं, हम सभ्य लोग हैं और हम आपको सभ्यता सिखाएंगे। जो हमारी सभ्यता, जिसपे हमें बहुत गर्व है, इतने हजारों साल पुरानी हमारी सभ्यता, और उन्होंने हमारा ब्रेन वॉश कर दिया 150-200 सालों में कि आज तक हम उस चीज से उबर नहीं पाए हैं। क्यों हमें लगता है कि इंग्लिश बोलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हिंदी बोलना कम इंपॉर्टेंट है? इसीलिए ना, क्योंकि 200 सालों में बहुत तरीके से हमारा ब्रेन वॉश किया गया है कि हमें दूसरों की चीजें, यूरोप की चीजें, वहां के लोगों का रहन सहन, पहनावा, खान पान, हर चीज अट्रैक्ट करता है और हमें हमारी सभ्यता की चीजें अट्रैक्ट नहीं करती। तो ये हमारी और आपकी गलती नहीं है, ये अंग्रेजों की गलती है जो उन्होंने 200 सालों तक लगातार वो कर ही रहे थे। ठीक है, कलकत्ता टू आगरा, ये याद रखना क्योंकि पहला फैक्ट आपको याद है, बॉम्बे टू थाना रेलवे। दूसरा, कलकत्ता से आगरा तक पहली टेलीग्राफ लाइन। अब बात करते हैं 1857, जिससे हर कोई स्टूडेंट वाकिफ है। 10 मई से क्रांति शुरू हुई थी 1857 की, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है 1857 की क्रांति। तो ये तो डेफिनेटली मैं, हो सकता है कि एंशिएंट हिस्ट्री की बजाय कुछ टॉपिक, क्योंकि मेरा ये भी तो मकसद है ना कि आप लोग मेरे वीडियोस लगातार देखते रहें, जो मैं डालूं, जो मैं मेहनत कर रही हूं, तो ये इन सब से थोड़ा सा उबाऊपन आ सकता है। तो मैं 1 या 2 इंटरेस्टिंग वीडियो डेफिनेटली तुरंत ही डालूंगी किसी पर्टिकुलर पर्सन पे, या तो सुभाष चंद्र बोस, ताकि आप में थोड़ा जोर शोर आ जाए, भगत सिंह, कि आप में क्रांति लाने के लिए, कि हिस्ट्री में अब क्रांति ला देनी है, तो ऐसा कुछ फील करें आप लोग। इसलिए जल्दी एक छोटा वीडियो किसी पर्टिकुलर पर्सन पे बनाकर डेफिनेटली डालूंगी। अब देखो 1857 की क्रांति, जो आपको पता है कि 10 मई 1857 से क्रांति शुरू हुई थी, और हम इसमें ये नहीं कह सकते कि हम भारतीय 1857 की क्रांति में विफल हो गए थे। ये कहना थोड़ा सा न्यायोचित नहीं रहेगा उन लोगों के लिए जिन्होंने इसमें अपनी जान तक दे दी थी। तो 1857 की क्रांति कम सफल रही क्योंकि हम उतने ऑर्गेनाइज्ड तरीके से अंग्रेजों से नहीं लड़ पाए, और वो लोग बहुत प्लानिंग के तहत, और देखिए अंग्रेज क्लेवर भी थे और कनिंग भी थे, दोनों थे, दिमाग से भी खेलते थे और अपनी भावनाओं से भी खेलते थे। तो भारतीयों में उस समय तक कनिंगनेस, क्लेवरनेस नहीं थी, इसीलिए शायद हम लोग डिफीट फील कर ले गए। 1857 की क्रांति के असफल होने के ये कारण हैं। तो आगे की टाइमलाइन डिस्कस करते हैं। 1857 की क्रांति तक हम लोग देख चुके हैं कि 1857 की क्रांति को इसलिए भी असफल, विफल कहना उचित नहीं होगा क्योंकि इस क्रांति ने ब्रिटेन की संसद तक ये बात पहुंचा दी कि भारत में अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन या उनका व्यापार उतना सहज रूप से नहीं चल सकता जितना अभी तक चल रहा था। और ये गूंज ब्रिटेन तक गूंजी कि भारत में 1857 की क्रांति कैसी थी। अब देखिए परिणाम ये हुआ 1857 की क्रांति का कि 1858 के अंदर भारत जो है वो ब्रिटिश क्राउन के डायरेक्ट अंडर में चला गया। अर्थात अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी का जो हेड होता था वही डिसीजन लेता था और वही कंपनी हम पे शासन कर रही थी। और अब हमारा शासन चला गया है ब्रिटेन की महारानी के अंडर में। अर्थात ब्रिटेन में उस समय भी पार्लियामेंट थी और महारानी का क्राउन भी। तो पार्लियामेंट के थ्रू अब हमारा भारत पे शासन चलेगा अंग्रेजों के द्वारा। और अब अंग्रेज किसी भी एक्ट को लाने के लिए पहले उन्हें
ब्रिटेन की संसद में उसे पास करवाना पड़ेगा, अर्थात हमारा एक प्रतिनिधि जो भारत का रिप्रेजेंटेटिव होगा, जिसे हम सचिव कहेंगे, वो बैठेगा ब्रिटेन की संसद में, और वायसराय जो यहाँ पे सारे कामों को देखेगा, ब्रिटेन के शासन को संभालेगा, वो वायसराय रहेगा भारत के अंदर। अर्थात 1858 में हम प्रॉपर मैनर में ब्रिटेन की कॉलोनी बन गए थे। भारत अब ब्रिटेन के अधीन था। अब देखिए 1861 में, क्योंकि अंग्रेज बहुत प्लानिंग के तहत और बहुत सटीक तरीके से, और कागजी कामों में तो उनका कुछ कहना ही नहीं था, तो इस तरीके से उनका काम चलता था। तो आप देखिए कि तुरंत 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पास हो जाएगा, और ये एक्ट पास कहाँ होगा? ब्रिटेन की संसद में। लागू कहाँ होगा? भारत में। तो 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट आ गया है। दूसरी चीज, अंग्रेजों ने भारत में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कर दी है। आपको ये याद रखना है कि 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हो गई है। तो आप देखोगे कि 1921 आते आते जब मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता की साइट्स मिलेंगी, तो उनपे कितने बेहतर तरीके से भारतीय भी और अंग्रेज अधिकारी भी काम करेंगे। किसके तहत? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत। तीसरा अच्छा काम क्या हुआ कि इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट बन गया। इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट भारतीयों के लिए नहीं बनाया गया था। अंग्रेज अधिकारी, जो आप अभी वर्तमान में आईएएस जो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, ये परीक्षा देखते हैं जिससे एक कलेक्टर बनता है, आईपीएस बनते हैं, आईएफएस बनते हैं, ठीक उसी तरीके से इंडियन सिविल सर्विसेज के तहत एक अधिकारी चुनकर आएगा। इस परीक्षा को ब्रिटेन में ही ऑर्गेनाइज करवाया जाता था, और बहुत लंबे समय तक ये ब्रिटेन में ही ये एग्जाम कंडक्ट होता था, और फिर ये इंडियन सिविल सर्विसेज के तहत चुने गए अधिकारी भारत में आकर के अपना कार्यभार संभालते थे। तो इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट कब आया? आपको याद भी होना चाहिए, 1861 में। अब बात आ जाती है 1875। ऐसा नहीं है कि अब हम ब्रिटिश क्राउन के अंडर में चले गए हैं तो जो भी काम भारत में होगा वो सारे ब्रिटेन के लोग ही करेंगे या ब्रिटिश लोग ही करेंगे, ऐसा नहीं था। भारतीय भी, जो हमारे समाज सुधारक थे, जो हमारा पढ़ा लिखा वर्ग था, जो सेंसिबल था, जो एजुकेटेड था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पर्सन इंडिया के तब तक एजुकेशन का लेवल इतना था ही नहीं कि एक आम आदमी एजुकेटेड हो पाए, यानी एक वर्ग ही पढ़ा लिखा था। तो उस वर्ग के लोगों ने भी काम करना शुरू कर दिया था। अब देखिए काम क्या किया था। 1875 में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती करेंगे। कारण क्या है? दयानंद सरस्वती का मानना था कि हमें वेदों की ओर लौटो, ये उन्होंने नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने, वेदों की ओर लौटो, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा था कि ये जो ब्रिटिश लोग हैं जो हम पे शासन कर रहे हैं, ये अपनी सभ्यता को हमें भुला देंगे, अर्थात भारतीय लोग भारतीय सभ्यता को ना भूल जाएं और हम लोग ब्रिटेन की तरह, वहां के लोगों की तरह आचार और विचार ना अपना लें, ऐसा उनका विचार था। और उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की दयानंद सरस्वती ने। कब की? 1875 के अंदर। ये वैसे भी आपको फैक्ट याद रहना चाहिए कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। अब बात आती है 1885। इसके बीच में भी बहुत कुछ घटित हुआ था, जो कि मॉडर्न इंडिया की डिस्कस, जो हम क्लास पूरी करेंगे डिटेल में, उसमें हम बात करेंगे, विचार करेंगे। तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, देखो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ये बात बहुत जगह सिद्ध होती है। जैसे अभी तक हमें किसी भी संगठन की कोई आवश्यकता ही महसूस नहीं हो रही थी, जैसे ही 1857 की क्रांति अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से हुई, तो भारतीयों को भी लगने लगा कि हमें भी हमारे कामों को ऑर्गेनाइज तरीके से करना पड़ेगा। हम क्रांति कर रहे हैं, हम कोई आंदोलन कर रहे हैं, तो उसे ऑर्गेनाइज तरीके से करना होगा। तो इसके लिए क्या चाहिए? संगठन। और आपको पता है जब हम पॉलिटिकल साइंस डिस्कस करेंगे तो संगठन बनाने का अधिकार आपके फंडामेंटल राइट में भी दे रखा है, उसे भी
डिस्कस करेंगे। तो इंडियन नेशनल काउंसिल बनाना कोई हमारे लिए ऐसा नहीं था कि हमें बनाने का कोई शौक आ रखा था या हमें अच्छा लगेगा एक सोसाइटी या एक ऐसा संगठन बना ले, नहीं, वो उस समय की हमारी आवश्यकता थी कि हमारा भी ऐसा संगठन हो जो अंग्रेजों से सीधे बात कर सके, अपनी जो आवश्यकताएं हैं या हम जिन मुद्दों पे बात करना चाह रहे हैं, हम जो सुधार चाह रहे हैं, उनको हम उन्हें बता सके। क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीयों में ये भी था कि अंग्रेज जो हैं वो अगर एक मैनर के अंदर उनसे कुछ बात मनवाई जाए तो वो मान लेते हैं, और इस चीज पे प्रैक्टिस भी करेंगे कौन? महात्मा गांधी, कि अंग्रेजों से लड़ो, तरीके से लड़ो, तो वो आपकी बात सुनेंगे भी। अब देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो गई 1885। 1885 में आपको याद होना चाहिए कि भारत का वायसराय उस टाइम पे कौन था? गवर्नर जनरल जिसे हम कहेंगे, डफरिन। देखो, डफरिन याद रखना इसलिए भी इजी है क्योंकि मैंने भी इसे इस तरीके से याद किया था, क्योंकि हमें बहुत सारे वायसराय या यहाँ के गवर्नर जनरल याद करने हैं कि कब किसके काल में कौन सा महत्वपूर्ण काम हुआ था, तो उस गवर्नर जनरल का भी नाम पता होना चाहिए। तो देखो, भारत में कोई भी शुभ इवेंट या कोई शुभ मौका या कुछ ऐसा फंक्शन हम करते हैं तो क्या बजाते हैं? डफ। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई है तो क्या बजेंगे? डफ, अर्थात डफरिन। तो याद करना इजी रहेगा ना। एक छोटी सी ट्रिक है, आप भी आजमा के देखना, मैंने इसी तरीके से याद किया था इसे। अब बात करते हैं 1905, 1905 की। 1905 में अंग्रेजों ने फिर दिखा दिया कि हम कितने क्लेवर भी हैं और कनिंग भी हैं। उन्होंने बंगाल विभाजन किया और कहा क्या कि बंगाल बहुत बड़ा है एरिया में और इस पे शासन को के कार्यभार को संभालना हमारे लिए इजी नहीं है, तो हम इसे टुकड़ों में तोड़ रहे हैं। लेकिन असल वजह उसके पीछे क्या थी? बंगाल विभाजन के पीछे कि हिंदू मुस्लिम को अलग अलग कर दिया जाए, और इसीलिए हम कहते हैं कि अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति को अपनाया था। तो उन्होंने ये प्रैक्टिस किया, ये हमारे सामने एग्जाम्पल है कि हिंदू मुस्लिम्स में आपस में किस तरीके से लड़ाई झगड़े करवाए जाएं कि ये आपस में ही लड़ते रहें। तो इसका एक सीधा सीधा उन्होंने बंगाल विभाजन तरीका निकाला, और यहां पे कौन था? लॉर्ड कर्जन। याद रह जाए, इसके लिए बार बार रिवाइज करना पड़ता है चीजों को। लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन के टाइम पे गवर्नर जनरल। अब देखिए 1906, अब क्योंकि हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई है तो कहीं ना कहीं ये बीज तो रोप ही दिए कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग हों। तो मुस्लिम लोगों ने भी अपनी मुस्लिम लीग की स्थापना कर ली 1906 में। देखिए, इन्होंने एक बीज रोपा और उसका पौधा भी उगाया है एक ही साल में। 1905 में उन्होंने एक कोशिश की और 1906 में उसका एक एग्जाम्पल हमारे सामने आ गया कि फूट डालो राज करो की नीति सफल हुई उनकी। मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई, और आप सभी को पता है कि इसी मुस्लिम लीग ने भारत के पार्टीशन में बड़ी भूमिका निभाई थी। इन्हीं के कारण भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। मुस्लिम लीग की ही मांग थी कि हम एक राष्ट्र में नहीं रह सकते, और देखिए इनकी फूट डालो राज करो की नीति सफल हो गई। 1906 याद रखना है आपको, मुस्लिम लीग की स्थापना। सोचे, जिसकी वजह से आज तक बॉर्डर पे इतनी अशांति है, एक मुस्लिम लीग की वजह से पाकिस्तान बनाना पड़ा और आज तक हम उसके हर्जाने भुगत रहे हैं। तो क्या वो सन आपको याद नहीं रहनी चाहिए? रूट्स पता रहनी चाहिए। तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अब बात करते हैं 1907। देखिए, सिर्फ हिंदू मुस्लिमों में लड़ाई नहीं हुई थी आपस में, विचारधाराओं के तहत हिंदू दल भी आपस में कॉन्ट्राडिक्ट हो चुके थे। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है? कंटिन्यू देखिए, जब तक भारत में गांधी जी नहीं आ जाएंगे ना, तब तक ये फूट डालो राज करो की नीति को भारतीय लोग अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे। ये दुख और विडंबना की बात है, ये कोई अच्छी बात नहीं है कि हमने उनकी नीति को एक्सरसाइज कर लिया, नहीं, ये बहुत गलत बात है। मगर हमने किया ऐसा, आप देख सकते हैं 1905 में बंगाल विभाजन उन्होंने किया, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई, 1907 में हमारे ही नरम दल और गरम दल के लोग आपस में
विचारधाराओं को लेकर के लड़ाई हो गई। तो सूरत अधिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहां से नरम दल के लोगों ने अलग काम करना स्टार्ट कर दिया था, गरम दल के लोगों ने अलग काम करना स्टार्ट कर दिया था। आपको पता है गरम दल में हम हमेशा लाल पाल बाल को पढ़ते हैं, लाल पाल बाल, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। और नरम दल, आपको पता है जब 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तब इस संगठन के जो लोग थे वो अपनी दैनिक दिनचर्या फॉलो करते थे, व्यापार करते थे, अपना बिजनेस करते थे, जो भी उनका काम था उन्होंने वो नहीं छोड़ा था। याद रखना, भगत सिंह की तरह सभी लोगों ने अपने काम को छोड़कर सिर्फ देशभक्ति इस सन तक तो शुरू नहीं की थी, 1907 तक तो हर इंसान इस संगठन की जब भी मीटिंग होती थी तब वो लोग आ जाते थे और अपनी विचारधारा पे बातचीत कर लेते थे कि हमें अंग्रेजों से किस तरीके से अपनी बातें मनवानी है। देखिए 1907 में नरम दल गरम दल अलग हो गए। नरम दल में फिरोज शाह मेहता साबुन वाले, जिनके लिए हंसने के लिए कहा जाता है क्योंकि उनका व्यापार वैसा रहा होगा, तो फिरोज शाह मेहता जैसे कुछ लोग नरम दल में थे। अब देखिए 1909 अंग्रेज टाइम टू टाइम हमारे ऊपर सुधार करने के नाम पे एक्ट लाते रहेंगे और यहां तक आते आते देखो आप एक्ट में दो लोगों के नाम देखते हो, मार्ले, मिंटो, सुधार। आपको पता होना चाहिए मार्ले जो हैं वो हमारे सचिव हैं जो ब्रिटेन की संसद में बैठते हैं और मिंटो जो हैं वो भारत में रह करके गवर्नर जनरल की भूमिका में रहकर, वाइसराय की भूमिका में रह करके यहाँ पे चीजों को एग्जीक्यूट करेंगे। तो 1909 में आ गया है मार्ले, मिंटो, सुधार। और 1911 में ये एक इंपॉर्टेंट ईयर है क्योंकि जो राष्ट्रगान जन गण मन हम गाते हैं उसे फर्स्ट टाइम 1911 में दिल्ली दरबार के समय ही गाया गया था और ये लिखा रविंद्रनाथ टैगोर ने था। दिल्ली दरबार 1911 में हुआ और इस पे एक बम कांड भी हुआ था जिसके बारे में बात करेंगे कि कैसे दिल्ली दरबार को हम लोगों ने अंग्रेजों की, क्योंकि दिल्ली दरबार में देखिए अंग्रेजों ने राजधानी दिल्ली को बना दिया है। इससे पहले अंग्रेजों का शासन जो है, सेंटर जो है उनके शासन का, वो दिल्ली नहीं था। अब दिल्ली राजधानी बनाने की घोषणा हो गई है 1911 में। याद रखिएगा 1911 दिल्ली दरबार, दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा हो चुकी है। 1914 यहां से शुरू होता है एक अलग तरीके का मूवमेंट, स्ट्रगल भारत की आजादी का, क्योंकि गांधी जी आ गए हैं और गांधी जी अपनी चीजों को एक्सरसाइज करके आए हैं। कहां पे? दक्षिण अफ्रीका में। आप सभी को पता है उन्होंने सत्याग्रह का जो नारा दिया था, सत्याग्रह को जो अपनाया था, उसकी एक्सरसाइज वो दक्षिण अफ्रीका में करके आ रहे हैं। कहां? भारत में। और इस टाइम पीरियड को इसलिए भी याद रखना है क्योंकि वर्ल्ड वाइड भी आपको चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि यहां तक आते आते ब्रिटेन की कॉलोनी हर कॉन्टिनेंट में थी। आपको पता है 1914 में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होगा, 1914 से 1918, और इस वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन भी जोर शोर से भाग लेगा, आपको पता है। और अगर ब्रिटेन भाग लेगा तो क्या जो हम पे शासन कर रहे हैं अंग्रेज और वो वर्ल्ड वॉर में भाग ले रहे हैं, तो क्या इसका इम्पैक्ट भारत पे नहीं आएगा? आएगा। भारतीय लोगों को भी ये वर्ल्ड वॉर में सेना के रूप में ले जाने के लिए आग्रह करेंगे और इस आग्रह का गांधी जी, इस आग्रह को मान लेंगे गांधी जी कि हाँ भाई अंग्रेजों के साथ सेना में भर्ती होकर के अंग्रेजों के लिए वर्ल्ड वॉर में भारत को भी हिस्सा लेना चाहिए और भारत भी हिस्सा लेगा। हमारे सैनिक भी जाएंगे वर्ल्ड वॉर के लिए, जो कि 1914 से 1918 तक चलेगा। और इसी सिनेरियो को 1939 से 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होगा तब के सिनेरियो से भी हम इस चीज को रिलेट करेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था और भारत पे क्या इंपैक्ट आया था। अब देखिए 1914 में गांधी जी भारत आ गए हैं। अब गांधी जी के भारत आते ही टाइमलाइन इसलिए जरूरी है, अगर आपको पता रहेगा कि गांधी जी 1914 में भारत आए थे
तो आपको ये कहीं ना कहीं ये स्टोरी ध्यान रह जाएगी कि गांधी जी के भारत आने से पहले यहाँ पे फूट डालो राज करो की नीति अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे थे भारतीय। क्योंकि हमें देखने को क्या मिल रहा है, 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना, 1907 नरम दल गरम दल अलग हो चुके हैं, 1914 में गांधी जी के आते ही 1916 के अंदर लखनऊ समझौता होगा। किस किस के बीच में? कांग्रेस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है जिसकी स्थापना 1885 में हुई है, और मुस्लिम लीग जो अभी अभी बनी है 1907, यानी कम से कम कांग्रेस इतनी पुरानी तो है। लखनऊ समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हो जाएगा। गांधी जी की डायरेक्ट इनडायरेक्ट भूमिका हर समझौते में रहेगी। 1914 के बाद भारत में अगर कुछ घटित होगा भारतीयों के द्वारा तो उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट गांधी जी की रहेगी। अब देखिए 1919, फिर से इस सन में 3 महत्वपूर्ण काम होंगे। पहली चीज, अच्छा 1916 में होम रूल लीग की भी स्थापना हो गई है। लखनऊ समझौता तो हुआ ही है, साथ में 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हो गई है। अब देखिए 1919 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, फिर से वही 2 नाम आपको पता है, एक हमारा सचिव है, एक हमारा वायसराय है। इन्होंने फिर एक सुधार हम पे ले आए हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। अब देखिए रोलेट एक्ट भारत में आ गया है, और इन्हीं सब के कारण बैसाखी के दिन अमृतसर में लोग इकट्ठा हुए थे। अब कहा यह जाता है, हम भारतीय यही कहते हैं कि वो बैसाखी के लिए इकट्ठे हुए थे, और अंग्रेजों का ये मानना था क्योंकि जनरल डायर ने बहुत बेरहमी से वहां पे गोलियां चलाई थी, तो उनका ये कहना था कि नहीं, वो किसी क्रांतिकारी घटना को अंजाम देना चाह रहे थे। उस मीटिंग में कुछ ऐसा ही निर्णय होने वाला था, इसलिए अंग्रेजों ने ऐसा एक्शन लिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड, रीजन चाहे जो हो, लेकिन नरसंहार इस तरीके से होना अपने आप में मानवता के लिए एक बहुत निराशाजनक है। तो 13 अप्रैल वो दिन था, आपको डे भी ध्यान रहना चाहिए। 13 अप्रैल 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जनरल डायर ने ये आदेश दिया कि इन पे अंधाधुंध गोलियां चलाओ, और आपको पता है कि हमारे कितने भारतीयों की जान उसमें गई थी। इसकी निंदा गांधी जी ने भी की थी, और इसी कांड के तहत इससे निराश होकर के रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी वापस अंग्रेजों को लौटा दी, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर एक वैश्विक मानवता इसका पाठ पढ़ाते थे। और सोचिए, वैश्विक मानवता पे जो इंसान कह रहा है वो ऐसे नरसंहार को बर्दाश्त कर ले, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ये भी याद रहेगा, इसी घटना से जुड़ी हुई बात है कि नाइटहुड की उपाधि कब रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटाई थी, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। अब बात करते हैं 1919 से आगे की टाइमलाइन की। 1919 के रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। 1914 से 18 तक के समय में जो गांधी जी अंग्रेजों से सहयोग कर रहे थे अंग्रेजों के साथ, और भारतीयों को इस बात के लिए मना रहे थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारतीय लोग सेना में भर्ती हों और ब्रिटिश लोगों की तरफ से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लें, वही गांधी इन 1919 की 2 घटनाओं से इतने निराश हुए कि उन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया। अब देखिए, आंदोलन बहुत सही तरीके से चल रहा था, परंतु 1922 में यूपी में यानी उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पे भीड़ जो गांधी जी की आज्ञा का पालन तो कर रही थी, परंतु अहिंसा का पालन नहीं कर पाई, और एक छोटी सी हिंसा वाली घटना घटित हो गई कि चौरी चौरा नामक जगह पे एक पुलिस की चौकी को जला दिया गया भीड़ के द्वारा। इस हत्याकांड को हमने चौरी चौरा हत्याकांड इसलिए कहा है क्योंकि इसमें कुछ 20-22 लोगों की जल करके मृत्यु हो गई थी। गांधी जी इस बात से इतने आहत हुए कि मेरे असहयोग आंदोलन को एक हिंसात्मक रूप दे दिया गया है, और उन्होंने ये निर्णय लिया कि असहयोग आंदोलन को तुरंत रोका जाए।
बहुत सारे लोग इस पक्ष में नहीं थे गांधी जी के इस विचार के कि जो 1857 की क्रांति में इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, सिर्फ 22 लोग वैसे कोई संख्या में कम नहीं होते, लेकिन ये बात चल रही है आजादी के आंदोलन की। और आप जानते हैं कि एक देश की आजादी के आंदोलन में 22 लोगों की जान चले जाना और गांधी जी का इतना बड़ा आंदोलन रोक देना बीच में ही, तो इस विचारधारा से बहुत लोग आहत हुए थे कि गांधी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को रोक दिया। अब देखिए 1919 के रोलेट एक्ट का जो 10 साल बाद एक कमीशन बना करके उन रिफॉर्म्स का जायजा लेने के लिए कि क्या क्या रिफॉर्म्स भारत में हुए हैं, जो रोलेट एक्ट के द्वारा ब्रिटिश शासन करवाना चाह रहे थे सुधार, वो कितने हुए हैं, इसके लिए 1927 में तो ये साइमन कमीशन बना। कहां बनेगा? ब्रिटेन में, क्योंकि अब तो अपना हर काम ब्रिटेन की संसद के थ्रू हो रहा है, वहीं से एक्ट पास होते हैं फिर भारत आते हैं। तो देखिए 1927 में साइमन कमीशन बना और 1928 के अंदर साइमन कमीशन भारत आएगा। साइमन कमीशन इसलिए कहते हैं, हालांकि इसमें 7 लोग थे और 7 अंग्रेज अधिकारी थे, लेकिन सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में ये 7 लोग आ रहे थे, इसलिए हम इसे साइमन कमीशन कहते हैं। अब साइमन कमीशन एक चीज तो कि 1919 के बाद 10 साल पूरे होते हैं 1929 में, और साइमन कमीशन 1 साल पहले ही भारत में आ रहा है। यानी ब्रिटिश लोगों ने तो अपनी पहली जो वादा था उसी को नहीं निभाया है कि 10 साल के बाद भाई दूसरा कमीशन आएगा इन रिफॉर्म्स को देखने के लिए। दूसरी चीज, साइमन कमीशन का विरोध, क्योंकि हम लोग रोलेट एक्ट के जो नियम थे, जो कानून थे, जो उसमें चीजें बातें जो भारतीयों के लिए बनाई गई थी, उनसे हम वैसे भी आहत थे, वो हमारे फेवर की नहीं थी, और ऊपर से साइमन कमीशन आ रहा है, तो ये भारतीयों के विरोध करने का एक बेहतर मौका था। क्योंकि 1920 के असहयोग आंदोलन को भी गांधी जी ने रोक दिया है। अब 1928 में फिर से जन आंदोलन होगा और गो साइमन गो के नारे लगाए जाएंगे, और इसमें एक घटना जो घटित होती है कि साइमन कमीशन के वापस जाने के लिए नारे लगाते समय लाला लाजपत राय की लाठियों से हत्या हो जाती है। लाला लाजपत राय, और ये हमारे क्रांतिकारियों के लिए, हमारे आंदोलन करने वालों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। बहुत निराशाजनक ये सूचना थी कि लाला लाजपत राय की हत्या अंग्रेजों के द्वारा कर दी गई है। हालांकि उन्होंने लाठियां बरसाई थी और इस वजह से उनकी इंटरनल ब्लीडिंग हुई थी, और वो इसके 10 दिन के बाद उनकी मृत्यु हुई थी। 10 दिन तक वो हॉस्पिटलाइज थे, लेकिन कारण तो यही था कि वो इसका विरोध कर रहे थे और अंग्रेजों ने लाठियां बरसाई थी, और इसके परिणाम स्वरूप लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। इस बात का प्रभाव भगत सिंह पे अच्छा खासा आया, क्योंकि भगत सिंह कहीं ना कहीं लाला लाजपत राय, क्योंकि देखो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था गरम दल में लाल पाल बाल हैं, और आप भी जानते हैं कि भगत सिंह नरम दल की तरह काम नहीं करना चाहते थे। क्रांतिकारी वीर पुरुष थे, तो क्रांतिकारियों के साथ गरम दल के साथ ही ज्यादा उठते बैठते थे, उन्हीं की विचारधाराएं अपनाते थे। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु से भगत सिंह को भी ठेस पहुंची, और इसके विरोध में 1929 में जो असेंबली थी उसके अंदर जहां सारे अंग्रेज मौजूद थे, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने एक बम गिराया। हालांकि उस बम के गिराने के पीछे कारण सिर्फ यही था कि अंग्रेजी शासन के जो लोग हैं वो बहरे हो चुके हैं, उन्हें जगाने के लिए हमने एक धमाका किया है, और इस बम से किसी की भी मृत्यु नहीं हुई थी। उस असेंबली में ये बम गिराया गया था, और वो रोष जाहिर कर रहे थे किस चीज का? लाला लाजपत राय की मृत्यु का। तो याद रखना है 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम गिराया। टाइमलाइन की इंपॉर्टेंस एक बार फिर मैं बता देती हूं, दोनों में कभी कंफ्यूज नहीं होगे सन के अंदर,
क्यों? क्योंकि अगर एक बात याद रह जाएगी कि लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी, तो ये ऑटोमेटिक ध्यान रह जाएगा कि भगत सिंह ने रोष में आकर के या उस ब्रिटिश शासन की बहरी सरकार को जगाने के लिए क्या किया था। तो जस्ट नेक्स्ट ईयर 1929 में बम गिराया था। 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया। इसको शुरू करने के पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था कि अंग्रेजों के द्वारा नमक जैसी आधारभूत एसेंशियल वस्तु पे भी कर लगा दिया गया। सोचो, हम भारतीय अपनी ही जमीन पे अपने ही खेतों में नमक भी नहीं बना सकते और वो नमक हमें खरीदना पड़ेगा अंग्रेजों से, और वो नमक को जो प्राइस नॉर्मली नमक के होते हैं उससे बढ़ा के ही टैक्स लगाकर ही हमसे वसूल करते थे। तो सोचिए, ये बात तो रोष में आने के लिए एक बहुत बड़ा कारण है। ये छोटा सा दिखने में लग सकता है कि एक नमक के लिए गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया, पर आप सोचिए इतने करोड़ भारतीय जो अपनी ही जमीन पे अपने ही खेतों में नमक तक नहीं उपजा सकते, तो ये कितनी बड़ी बात है। एक ऐसा ब्रिटिश हुकूमत हम पे हावी है कि हम हमारे ही खेतों में हमारी मनचाही फसलें नहीं उपजा सकते। तो सोचिए, इसके लिए गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया और उन्होंने खुद जाकर के इस कानून को तोड़ा। उन्होंने खुद नमक बनाया। कितने लोगों को लेकर के वो पहुंचे थे, दांडी यात्रा जिसको हम कहते हैं, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी ये टाइमलाइन चल रही है। मैं बार बार आप लोगों को रिकॉल करवा रही हूं कि ये टाइमलाइन चल रही है, ताकि कोई ये ना समझे कि मैं चीजों को स्किप कर रही हूं। नहीं, मैं कुछ टाइमलाइन के कुछ सन को आपको टिप्स पे करवाने के लिए कुछ छोटी छोटी स्टोरीज बता रही हूं, ताकि एटलीस्ट 50-60 सन आपके टिप्स पे रहें, और बाकी का स्ट्रक्चर जब ये फॉर्म हो जाएगा उसके बाद हम उसके अंदर अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, उसके अंदर बाकी चीजों को डाल सकते हैं। ठीक है, 1930 और 31 का ये जो समय है, इसमें हुआ पहला गोलमेज सम्मेलन। अब ये गोलमेज सम्मेलन ब्रिटिश लोगों के बुलाने के पीछे बहुत सारे कारण थे। पहली चीज, उन्हें लग रहा था भारत में आंदोलन जोर शोर पे चल रहे हैं। गांधी जी जो अभी तक हमारे फेवर में थे, अब उन्होंने भी असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे आंदोलन चला रखे हैं। गरम दल पहले से ही उनके लिए एक रोड़ा था। ठीक है, कुल मिला के, और ऊपर से SC ST के लिए अंबेडकर ने अपनी आवाज उठाना शुरू कर दिया है। मुस्लिम लीग अपनी अलग डिमांड कर रही है। कहीं ना कहीं अंग्रेजों को लग रहा था कि हमारे शासन पे कुछ क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं, कुछ क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं। इनको निपटाने के लिए 1930-31 में हिंदू महासभा को भी, अंबेडकर को भी, मुस्लिम लीग को भी, गांधी जी को भी, कांग्रेस को भी, सभी को इनविटेशन मिला कि आप लोग आइए, हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं। और गोलमेज सम्मेलन, पहली फर्स्ट राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस थी वो बुलाई गई। एक गोलमेज के लिए मैं एक अच्छा सा किस्सा सुनाती हूं। आप लोग सोचिए कि गोलमेज सम्मेलन ही क्यों बुलाया गया? इसका कुछ और नाम भी रखा जा सकता था, कुछ भी नाम, जैसे अभी तक भी तो कुछ रोलेक्ट एक्ट, साइमन कमीशन, अलग अलग नाम आ रखे थे। तो जो वहां पे गोलमेज सम्मेलन, जो भी इस इवेंट को हेड कर रहा था, जो चेयरपर्सन था, उसके नाम पे इस सम्मेलन का, इस कॉन्फ्रेंस का नाम रखा जा सकता था। देखिए, इसके पीछे एक बड़ा रीजन जो मुझे साइकोलॉजिकली समझ आता है वो ये है कि राउंड टेबल पे आप महसूस करोगे कि कहीं भी ये नहीं लगेगा कि हेड ऑफ द पर्सन, हेड पर्सन या चेयरपर्सन किस जगह बैठा हुआ है। और किसी जैसे हिंदू महासभा या अंबेडकर या गांधी जी को ये नहीं लगेगा कि मैं उस हेड पर्सन के पास बैठा हूं और दूसरा व्यक्ति बहुत दूर बैठा है। यानी बहुत बार इस चीज के लिए भी जनरली लड़ाई हो जाती है कि मैं कहां बैठूंगा। कोई कॉन्फ्रेंस, कोई मीटिंग, हर कोई खुद को तवज्जो देने के लिए हेड पर्सन जो लीड कर रहा है उस कॉन्फ्रेंस को, उसके पास बैठना चाहता है। उसे लगता है यही VIP सीट है। इन सब झमेलों को हटाने के लिए कि कहीं मुद्दा इस प्राइमरी स्टेज पे ही ना अटक जाए कि किसको कहां जगह दी गई है, तो इसे राउंड टेबल पे स्टार्ट किया गया और इसीलिए इसका नाम भी गोलमेज सम्मेलन रख दिया। क्योंकि अगर टेबल रेक्टेंगल होती तो कहीं ना कहीं उसका एक हेड पर्सन बैठता और बाकी लोगों में ये झगड़ा होता कि उस हेड पर्सन के पास कौन बैठेगा, कौन इतना VIP है
कि उसी के पास बैठा जाए। तो एक झगड़े को तो अंग्रेजों ने दिमागी रूप से खेल करके खत्म कर दिया, लेकिन हमारे झगड़े इतने छोटे नहीं थे कि पहले ही गोलमेज सम्मेलन में अंग्रेज अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते। नहीं, हम भी अच्छे खासे रिजिड तो हैं ही। चलिए, 1930 का जो पहला गोलमेज सम्मेलन था उसमें गांधी जी नहीं गए थे, गांधी जी उपस्थित नहीं थे 1931 के अंदर, क्योंकि गांधी जी ने तो अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ रखा था ना, और उसके लिए उन्होंने पहले ब्रिटिश शासन को न्यूज़पेपर के माध्यम से, लेटर के माध्यम से चेतावनी भी दी थी कि या तो आप नमक पे से टैक्स हटा लो, वरना, और उस टाइम देखिए इरविन क्या है, हमारा वायसराय है, तो उन्होंने इरविन को लेटर भी लिखा था कि देखिए आप नमक पे से ये जो कानून, जो टैक्स जो आपने लगा रखा है इसे हटा लीजिए। और बाकी 11 सूत्री मांगों को भी रखा था, जिसमें किसान वर्ग के लिए भी मांगे थी, व्यापारी वर्ग के लिए भी मांगे थी, और एक आम आदमी के लिए भी मांगे थी। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले 11 सूत्री मांगों का एक लेटर अपने खुद के यंग इंडिया न्यूज़पेपर में भी छपवाया था, और इरविन को लेटर के माध्यम से भी चेतावनी दी थी कि या तो आप हमारी 11 सूत्री मांगों को मान लीजिए, वरना मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन करूंगा। मांगे नहीं मानी गई तो उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन कर दिया। और देखिए, अब गांधी इरविन पैक्ट होगा 1931 में। समझौता हुआ कि गांधी जी सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जाएंगे। गांधी जी गए भी, सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने ब्रिटेन पहुंचे। अब देखिए, एक सम्मेलन से इतने मुद्दे कैसे सुलझ सकते थे, तो 1932 के अंदर थर्ड गोलमेज सम्मेलन होगा, थर्ड गोलमेज सम्मेलन, और यहीं पे पूना पैक्ट भी हुआ है। पूना पैक्ट आपको मैं बता दूं, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। और पूना पैक्ट क्यों हुआ था ये भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि अंबेडकर SC ST के लिए अलग से चुनाव का प्रावधान चाहते थे। वो चाहते थे कि SC ST के लिए सीटें रिजर्व कर दी जाएं और उन्हीं पे सिर्फ SC ST ही इलेक्ट हों। और गांधी जी का मानना था कि यदि अंबेडकर आपने ऐसा कर दिया तो SC ST कभी भी जनरल वर्ग के बराबर आकर के नहीं बैठ पाएगा। जो भेदभाव आज चल रहा है वही फ्यूचर में भी मेंटेन रहेगा। और इसीलिए, और आपको पता ही है कि गांधी जी अपनी बात मनवाने में बहुत होशियार थे। उन्होंने अपनी बात को मनवा लिया अंबेडकर से, और पूना पैक्ट हो गया गांधी जी और अंबेडकर के मध्य। और अंबेडकर जी मान गए कि ठीक है, SC ST को अलग से सीट आप मत दीजिए। अब देखिए, 1935 भारत शासन अधिनियम, हम पे ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास करके एक और अधिनियम लगा दिया गया है, भारत शासन अधिनियम। इसके अंदर क्या क्या प्रावधान किए गए थे वो हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, पर अभी नहीं। 1937 में एक बात ध्यान रखिए, भारत शासन अधिनियम के तहत भारत के राज्यों में चुनाव होने थे, और उस समय भारत में 11 राज्य थे। 1937 के अंदर उन 11 राज्यों में चुनाव हुआ, कांग्रेस ने भी हिस्सा लिया, और 11 में से 7 राज्यों में कांग्रेस जीत गई। याद रखिएगा, इस बात से मुस्लिम लीग बहुत आहत हुई थी, बहुत ठेस पहुंची थी मुस्लिम लीग को, और कहीं ना कहीं उन्हें इंटरनली लगा कि ये हिंदूवादी राष्ट्र बनेगा भारत, अंग्रेज छोड़ के चले जाएंगे तो अगर हमने हमारी मांगों को पूरा नहीं करवाया तो हम पे हिंदू शासन रहेगा। ऐसा इस बात से उनमें और भी ज्यादा गहरा प्रभाव आ गया था इस बात का कि ये हिंदू शासन का भारत रहेगा। और क्योंकि 11 में से 7 राज्यों में तो अभी कांग्रेस जीत रही है, और कांग्रेस में सबसे ज्यादा हिंदू हैं। ठीक है, 1938 की घटना को देखते हैं, हरिपुरा सम्मेलन। ये सम्मेलन इसलिए जरूरी है क्योंकि एक बहुत होनहार नेता सुभाष चंद्र बोस, जो कि हरिपुरा सम्मेलन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाएंगे, और इसमें उनके सामने कांग्रेस में चुनाव लड़ रहे थे पट्टाभी सीतारमैया। और गांधी जी का एक स्टेटमेंट आप सुन के आश्चर्य करेंगे कि गांधी जी ने कहा, अगर पट्टाभी सीतारमैया की हार होती है, इनडायरेक्टली रूप से कह दिया कि अगर सुभाष चंद्र बोस जीतता है तो ये गांधी की हार होगी, पट्टाभी सीतारमैया की नहीं। सोचिए, सुभाष चंद्र बोस
वो भी क्रांतिकारी थे, वो भी भारत की आजादी चाहते थे और गांधी भी भारत की आजादी चाहते थे, लेकिन दोनों की विचारधाराएं नहीं मिलती थी। इसी वजह से इस हरिपुरा सम्मेलन में जब सुभाष चंद्र बोस जीत गए और उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनना था, इस बात से गांधी जी थोड़े रुष्ट हो गए। थोड़े क्या, बहुत ज्यादा ही हुए होंगे, क्योंकि स्टेटमेंट इतना हेवी दे दिया था। अब देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने जब ये महसूस किया कि ये गांधी जी की हार हो गई है, और उस समय कांग्रेस में कार्यकारिणी समिति हुआ करती थी जिसमें 14 सदस्य होते थे, उसमें से 12 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया कि जब गांधी जी की हार ही हो गई है तो हम कांग्रेस में रहकर क्या करेंगे। इस बात से दुखी होकर सुभाष चंद्र बोस ने इस हरिपुरा सम्मेलन के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ दिया था। ठीक है, ये बात आपको थोड़ी इंटरेस्टिंग भी लगी होगी इस इतने बोरियत के माहौल में कि कहां हम सन को याद कर रहे हैं। अब देखिए 1942, अब 1938 के बाद ये वो टाइम आ गया है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया है। 1938 के बाद 1939 से 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका है। और मैंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी आपको बताया था कि जब जब वर्ल्ड वॉर होगा, क्योंकि ब्रिटेन इतना ताकतवर, इतना शक्तिशाली है कि हर कॉन्टिनेंट में उसकी कॉलोनीज हैं, तो वो वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लेगा, क्योंकि वो खुद एक शक्तिशाली राष्ट्र है, और वो हिस्सा लेगा तो उसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट भारत पे डेफिनेटली आएगा। और भारत पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भी इंपैक्ट था, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का और भी ज्यादा इंपैक्ट आएगा। 1942 क्रिप्स मिशन भारत आया। अब आप घटना को थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे कि 1942 ईस्वी की बात चल रही है, 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया है, जिसमें अंग्रेज जोर शोर से हिस्सा ले रहे हैं। और आपको पता है कि 1939 से 1941 के मध्य इन 2 सालों में ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर में हार रहा था और जर्मनी जीत रहा था। स्टार्टिंग का सिनेरियो ये था। अब ब्रिटेन पे एक तो वर्ल्ड वॉर में हारने का भय चल रहा था, ऊपर से हमारे जितने आंदोलन और हमारे भारतीय लोग जितने एक्टिव फॉर्म में आ रखे थे उस समय तक आजादी को लेकर के, तो अंग्रेज लोगों को ये लग रहा था कि 1942 में क्रिप्स मिशन भेजा जाए भारत में तुरंत इसी वर्ल्ड वॉर के बीच में, ताकि हम भारतीयों को आंदोलन से, क्रांति से रोक पाएं। क्योंकि अगर भारत में अब कोई रोष उत्पन्न होता है इस वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, तो हम उसे दबा नहीं पाएंगे और हमें क्विट करना पड़ेगा इंडिया। और ये दबाव कहीं ना कहीं अमेरिका और रशिया से भी ब्रिटेन पे चल रहा था कि अगर हमें वर्ल्ड वॉर जीतना है तो भारतीयों को खुद के पक्ष में लाना पड़ेगा। अगर भारतीय विपक्ष में रहे तो हमारी हार निश्चित है वर्ल्ड वॉर के अंदर। और सोचिए अगर उस समय भारत ने ये ठान लिया होता कि वर्ल्ड वॉर में तो ब्रिटेन हारना ही चाहिए, सोचो आज वर्ल्ड का सिनेरियो कितना अलग होता, राइट। ये जो कैपिटलिज्म है, ये सब कुछ शायद इतना हावी ना हुआ होता। खैर जो भी है, 1942 में अंग्रेजों ने भारतीयों को उलझाए रखने के लिए क्रिप्स मिशन को भेजा था। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। क्रिप्स मिशन में उन्होंने हमें डोमिनियन स्टेट देने की बात की, जो डोमिनियन स्टेट हम 1928 में मांग कर रहे थे। और 1929 में तो आपको याद होगा कि 1929 का जो टाइम था, इसमें तो जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर के अधिवेशन में रावी नदी के तट पे ये कह दिया था कि अब हम पूर्ण स्वराज प्राप्त करेंगे, पूर्ण स्वराज। सोचिए, और 26 जनवरी डेट तक डिसाइड कर दी थी। आपको ये जानकर बहुत ही अच्छा लगेगा कि इसीलिए नवंबर में संविधान बन जाने के बावजूद 1929 के उस अधिवेशन की जो डेट थी उसको हम एक्सरसाइज करना चाह रहे थे कि नहीं, जो डेट हमने सोची थी 1929 में वही हमें रखनी है। तो हमने हमारा संविधान बनने के बावजूद उसे लागू करने के समय वही डेट रखी, 26 जनवरी। देखिए हम अपनी क्रांतिकारियों की भावनाओं को कितना अपने दिल में सजोए रखना चाहते थे, कितनी उनकी
जो बलिदान था, उनका जो स्ट्रगल था, उसे हम हमेशा याद रख पाए, इसीलिए हमने ऐसा किया। तो कितनी अच्छी बात है। अब देखिए 1942 क्रिप्स मिशन भारत आ गया, हमें डोमिनियन स्टेट देने की बात कर रहा है। जो डोमिनियन स्टेट हमने 1928 से पहले मांग की थी, अब उसको लेकर के हम क्या करेंगे। 1929 से तो हम पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे हैं और अभी भी अंग्रेज इस बात पे नहीं कोई हामी भर रहे हैं कि हम आपको वर्ल्ड वॉर के बाद आजादी दे देंगे या पूर्ण स्वराज दे देंगे। अभी भी वो डोमिनियन स्टेट पे अटके हुए हैं। तो क्रिप्स मिशन का विरोध फिर से शुरू हुआ। गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा, नेहरू ने कहा कि ये तो थाली में कंकड़ी परोस दिए हैं। तो हर किसी ने इस चीज को उपमा दी कि ये हमें बेवकूफ बनाने वाली बात है और हर कोई अंग्रेजों के मंसूबे को समझ गया था। तो क्रिप्स मिशन का हमने विरोध किया और इसी विरोध के चलते आपको पता है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था। अब देखिए भारत छोड़ो आंदोलन, एक चीज और बता दूं, यूपीएससी का क्वेश्चन रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने लीड किया था, उसे रेगुलेट कौन कर रहा था। तो याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन भारत की जनता ने उसे रेगुलेट किया था, जनता लीड कर रही थी, क्योंकि सारे लीडर्स जो थे वो रातों रात जैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन अनाउंस हुआ उसी रात को 12 बजे तक अंग्रेजों ने सभी भारतीयों को, सभी लीडर्स को जेल में डाल दिया था या नजरबंद कर दिया था। तो इसीलिए भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो भारतीय लोगों के द्वारा ही लीड किया गया था, उन्हीं के द्वारा वो आंदोलन किया गया था। 1946 में अब बात आती है, वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया है 1939 से 45। अब ठीक है कि 1946 में अंग्रेजों को लगा कि अब भारत में हम और ज्यादा नहीं रह सकते, तनाव बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कैबिनेट मिशन भेजा और आपको पता है 1947 में 3 जून को विभाजन संसद में, ब्रिटिश संसद में स्वीकार कर लिया गया था। जुलाई में भारत की आजादी का एक्ट पास हो गया था और 14 अगस्त को पाकिस्तान बना दिया गया और 15 अगस्त को हमें यानी भारत को आजादी मिल गई। अब क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम हिस्ट्री को 1947 की आजादी तक ही सीमित नहीं रखेंगे, 2020 में जो वैश्विक लड़ाई हम कोरोना को लेकर लड़ रहे हैं वहां तक की घटनाओं की मैं बात करूंगी और वहां तक की घटनाओं को अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से डिस्कस किया जाएगा आपके साथ। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि 1947 के बाद के इतिहास को पढ़ने के लिए जरूरी है कि हम पॉलिटिकल साइंस की कुछ चीजें पढ़ें, क्योंकि अब हमारे लिए जरूरी हो गया है संविधान सभा पढ़ना। और जब तक आप संविधान सभा नहीं पढ़ोगे, जो कि कैबिनेट मिशन आ गया है, इसके तहत हमने काम करना शुरू कर दिया था, तब तक आगे का सिनेरियो, क्योंकि अब इतिहास हमारे लिए क्या है कि कौन प्रधानमंत्री चुना गया, क्या क्या काम हुए, फिर हमारे भारत का उस समय पे इकोनॉमिक स्टैंड क्या था, बाकी वर्ल्ड से हम किस तरीके से जुड़ना चाह रहे थे, फिर से कॉलोनी ना बनने का भय हम पे हावी था। तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, लेकिन बिना पॉलिटिकल साइंस के ये पॉसिबल नहीं होगा। तो 1947 की आजादी के बाद की हिस्ट्री में पहले पॉलिटिकल साइंस पढ़ा जाएगा, उसके बाद बाकी चीजें डिस्कस की जाएंगी आपके साथ। चलिए तो फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इस टाइमलाइन से कहीं ज्यादा रोचक बनेगा। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए। जय भारत, जय हिंद।